सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय एक इंसान के जीवन में कौन-सी उम्र में होता है, जब वो अपने करियर में कुछ डिसाइड करता है? ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जो टाइम हर किसी की उम्र में इम्पोर्टेंट ना हो। हर टाइम पे, हर उम्र में, हर समय इम्पोर्टेंट है। करियर के बेहतर बनाने के लिए बेस्ट रिलेशनशिप ऑप्शंस क्या हैं? सिर्फ वापस से फिर देखिए, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। मैं किस तरह की रिलेशनशिप पसंद करता हूँ, किस तरह के लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ, ये इट्स माय चॉइस। उस पे किसी के बैरियर्स नहीं है। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप 5 बुक लिख चुके हैं। पहली बुक कब लिखी, क्यों लिखी, उसकी प्रेरणा क्या थी? सर ये बहुत मज़ेदार किस्सा है और मेरी पहली बुक का नाम भी बड़ा मज़ेदार है। तो मेरी पहली बुक का नाम है लंगोटिया यार, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ठीक है। टाइटल लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार, और वो मेरे जितने बचपन के दोस्त हैं ना, हाँ। उन्हीं के आसपास है वो। आपके हिसाब से सफलता के लिए सबसे ज़रूरी 5 पॉइंट क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई पॉडकास्ट में। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है या आपकी करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आप कोई नया करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार लाइफ में किधर जाना चाहिए, लाइफ किधर टर्न अराउंड लेगी, या जैसे एक वो मूवी आई थी ना सलमान खान की कि किक नहीं मिल रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि जीवन में कब मेरे साथ अच्छा होगा। 99.99% लोग यही वेट करते रहते हैं कि कब मेरा टाइम आएगा। गाना भी आ गया था, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो अगर आपके जीवन में ऐसे ख़यालात आपको आते रहते हैं और आप स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए देखना मैंडेटरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि जो आज मेरे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं, वो हज़ारों लोगों की लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर चुके हैं। एक लाइफ़ कोच हैं, मेंटर हैं एंड साथ में बुक राइटिंग कोच भी हैं। लोगों को बताते हैं कि हाउ टू राइट अ बुक एंड हाउ टू बी अ सक्सेसफुल राइटर एंड अ पब्लिशर ऑल्सो। तो स्वागत करता हूँ जगत तुर्कियस सर का। नमस्कार सर, राधे राधे, कैसे हो? एकदम बिंदास, जबरदस्त, शानदार एंड राधे राधे टू यू। तो जगत सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि ऐसा आपने क्या लोगों में या इंडस्ट्री में प्रॉब्लम देखी कि आपने सोचा यार लाइफ कोच बनते हैं? यार इसके पीछे ना कोई खास वजह नहीं थी कि मुझे लाइफ कोच बनना है। लाइफ कोच मैं ऐसे बन गया कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ, तो बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में। और एक टाइम पे आके ये फ़ील हुआ कि अगर एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ पा सकता है, जिसके घरवालों ने कभी पंखे की हवा में नहीं सोए और आज वो आराम से लाखों रुपए की गाड़ी में घूम सकता है। जिसके घरवालों ने इंटरनेट का आई नहीं समझते थे, आज लोग उसको इंटरनेट पे सर्च करते हैं। तो मेरे जैसे लोग कितने होंगे बहुत होंगे। और उस क्षेत्र में कितने होंगे हुँ, कि जिनको कि एक थोड़ा-सा लाइट दिख जाए, एक कहते हैं ना जुगनू दिख जाए एक छोटा-सा जलता हुआ, तो हमें हुँ, पता लग जाता कि ये डिस्टेंस कितना है। हुँ, तो वो एक पर्सपेक्टिव दिमाग में आया और फिर अपने खुद के कुछ और एक अच्छा अचीवमेंट करने के लिए, कुछ अच्छी जगह पे पहुँचने के लिए अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करा। अच्छे हुँ। लोगों से मिले, अच्छे लोगों के बीच में गए। बस जो वहाँ से सीखा, बस ये सोचा कि इस इन्फॉर्मेशन को आगे पास कर देते हैं। ये तो कई सालों बाद में पता लगा कि इस काम को करने को लाइफ कोचिंग कहते हैं। सो जगत तुर्किया सर एक लाइफ कोच है एंड मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप लाइफ में अपने स्टक हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस काम को करने के लिए बने हो एंड व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू, तो जगत सर उनकी हेल्प करते हैं। एम आई राइट? तो सबसे पहले परफेक्ट। अब मैं सर आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज आप दें, सो दैट हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए। राइट। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम जगत तुर्किया है। बेसिकली मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अभी तक मैंने 15,000 से ज़्यादा लोगों की हेल्प करी है, 1500 से ज़्यादा लोगों की वन टू वन हेल्प करी है, 5 किताबें मैंने लिखी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है और 100 से ज़्यादा ऑथर्स को अभी तक ऑथर बनने में हेल्प करी है, जिनमें कि 70 प्लस ऑथर्स अमेज़न नंबर 1 ऑथर्स रहे हैं। क्या बात है सर। थैंक यू सो मच। तो जगत सर, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय एक इंसान के जीवन में कौन सी उम्र में होता है, जब वो अपने करियर में कुछ डिसाइड करता है? ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जो टाइम हर किसी की उम्र में इम्पोर्टेंट ना हो। हर टाइम पे, हर उम्र में, हर समय इम्पोर्टेंट है। जब आपको अवेयरनेस आ जाए, ठीक है। जब आपको लगे कि आई एम स्टक समवेयर, मैं फँस गया हूँ एक जगह, ना तो मैं आगे जा पा रहा हूँ, ना पीछे जा पा रहा हूँ, ना लेफ्ट ना राइट, और बस मैं कुछ अचीव तो करना चाह रहा हूँ, हम्म, एफर्ट्स तो बहुत कर रहा हूँ, बट मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ।
चाहे आपकी एजुकेशन में हो, चाहे करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हेल्थ में हो, ठीक है। राइट? तो वही एक टाइम है कि आप या उस इंसान को कि किसी की हेल्प चाहिए, कोई आए या तो हल्का सा पुश कर दे या फिर हुँ। उसको हल्का सा पुल कर ले। अगर पुल और पुश किसी को उस टाइम पे मिल जाए, तो बस वही एक समय है जब इंसान को ज़रूरत होती है। तो आप किस टाइप से पुल एंड पुश करते हो? पहला क्वेश्चन एंड साथ में ये कि आज के टाइम में आपने देखा है कि बहुत आसान हो गया है लाइफ कोच लिखना अपने आम नाम के आगे सोशल मीडिया के ज़माने में। तो बहुत सारे फेक लाइफ कोच भी आ रहे हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड लाइफ कोच बोलते हैं, लेकिन कोचिंग के नाम पर उनको कुछ नहीं आता है। तो मुझे दोनों में बताओ कि किस तरीके से काम होता है? देखिए, एक तो जैसे आपने बोला ना कि लाइफ कोच, डेफ़िनेटली हर चारों तरफ जहाँ देखोगे ना वहाँ पे लाइफ कोच, लाइफ कोच, लाइफ कोच। एक तो अपने आप को लाइफ कोच बोलना, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। लाइफ इज़ नॉट ए स्मॉल एरिया कि ठीक है कि मैं किसी की लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म कर दूँगा या एग्ज़ैक्टली। किसी की लाइफ में चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो लाइफ कोच बोलते हैं कि आप मेरे पास आइए, मैं करके दिखा दूँगा। हुँ, आप आज आप अपनी लाइफ में अगर राउंड बात करें कि आप 10 नंबर पे हो, आपको 100 पे पहुँचा दूँगा, 50 पे पहुँचा दूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब तक इंसान खुद नहीं चाहे कि उसको ट्रांसफ़ॉर्म होना है या फिर हाँ, अपने आप को एक ग्रोथ जर्नी में लेके जाना है। हुँ, कोई ऐसा कोच नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो किसी को ट्रांसफ़ॉर्म कर सके, राइट? तीसरी चीज़, जितने भी लाइफ कोचेज़ हैं, हुँ, उनका अपना पर्सपेक्टिव है। 99% कोचेज़ एडवाइस देते हैं, हुँ, लोग सलाह देते हैं। आपको एजुकेशन में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो आप ये करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। आपको करियर में अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही, आप ये कोर्स कर लो, आप या फिर ये करना स्टार्ट कर दो। आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, घर में चुप रहना स्टार्ट कर दो। हुँ, बहस मत करो। बहस मत करो, रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। व्हाट दे आर डूइंग? दे गिव देयर पर्सपेक्टिव ओनली। हुँ, जो सामने वाला आया है, उसको क्या चाहिए? कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी। अगर आप छोटे जगत से मिलें, मैं अभी बोलूँ कि ये रहा छोटा जगत, तो आप क्या सलाह देंगे उसे? मैं तो सलाह यही दूँगा यार, चलो अब मैं आपको ऐसे बता दूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। ठीक है। मैं घर में पैदा हुआ था ना, तब भी जब मैंने संभला मैं अपने आप में, तब भी परिवार स्ट्रगल कर रहा था। जब मैं बड़ा हुआ तब भी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी। चाहे पैसे से लेकर के हो, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो या फिर किसी हेल्थ को लेकर के हो। तो मैंने बचपन में ना एक चीज़ डिसाइड करी थी कि यार मेरे को ऐसा इंसान तो नहीं बनना ऐसा मतलब कैसा? है। ऐसा जो मैं चीज़ें घर में देख रहा था, स्ट्रगल स्ट्रगल। स्ट्रगलर नहीं बनना। मुझे स्ट्रगल तो नहीं बनना है। जो भी करना है, कुछ अलग करना है। ठीक है। घर में मेरे पापा सरकारी जॉब करते थे। हुँ, दादा अपना काम करते थे, मेरी माँ गृहिणी थी। मुझे वहाँ से अच्छे संस्कार मिले। हुँ, मेरे पापा ने मुझे कभी कोई डायरेक्शन नहीं दी कि आप ये करो, ये करो, ये करो। उन्होंने बोला कि आप वो करो जो आपको पसंद है। ओके। आप वो करो जो उसमें आपको करने में ना बोरियत फ़ील नहीं होती, मज़ा आता है। मज़ा आता है। आप वो करो। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम पढ़ो, तुम्हें सरकारी नौकरी हासिल करनी है। उन्होंने बोला जो भी करो ना यार अच्छा करो। चाहे मज़दूरी करो, ईमानदारी से करो, लेकिन मज़दूरी भी ऐसी करना जहाँ से निकलो ना वहाँ से लोग ये बोले कि यार ये लड़का बहुत अच्छी मज़दूरी करता है। हुँ, जो भी करो उसके दिल से करो। तो अगर मैं छोटे जगत से वापस से मिलूँगा, तो उसको यही बोलूँगा यार जैसा था ना बचपन में तू वैसे ही रह, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक आईना दिखाता हूँ, देख भैया, आज आप ऐसे दिख रहे हो, ठीक है। अब आप देखोगे आप अपने आप को 5 साल बाद में ऐसा ही देखना चाहते हो या फिर अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हो? आप मुझे बताइए। अब आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? किस तरह का इंसान देखना चाहते हो? नेक्स्ट वहाँ 5 ईयर। पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हुँ, क्यों करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? So what, why, how, ये 3 चीज़ें के आंसर इंसान खुद ढूँढ सकता है, उसको मिल जाते हैं। तो ये पूरे आंसर सामने वाला ही देता है। तो इट इज़ क्वाइट ईज़ी। आपके अपने जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? मेरे जीवन में कोई डर नहीं है, ऐसा तो नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, किसी से नहीं डरते आप? बिल्कुल नहीं डरते।
मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, मैं ये प्रेयर करता हूँ भगवान से कि मैं जब जो आपसे मांगू, जो मुझे आपसे हेल्प चाहिए, बस आप मुझे वो प्रोवाइड करा दो। मैं आज जहाँ पे हूँ, बस उसको बनाए रखने में हेल्प करना। और अगर मैं नेक्स्ट 5 ईयर में आपकी बात करूँ, कि आप खुद को कहाँ देखते हो, तो थोड़ा आज आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे? नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर मेरा टारगेट है कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुँचना। 1 लाख लोगों की अपने सिस्टम के थ्रू उनको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर के अंदर उनका ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए डिफरेंट वेज जितने भी हैं, सोशल मीडिया है या फिर दूसरे वेज है, उनके थ्रू लोगों तक पहुँचना और उनको हेल्प करना। जो अभी मैं कर रहा हूँ, उसको और एक अच्छे तरीके से करना। तो आप पूरी कंप्लीट हैंड होल्डिंग करते हो, या आप एक बार गाइडेंस देके उनको बाद में ट्रैकिंग करते हो? ओके, सो हमारा एक 10 वीक का प्रोग्राम है। हुँ, हम एक फ्री सॉल्यूशन देते हैं। हमारे डिस्कवरी कॉल करते हैं। 3 वीक का प्रोग्राम है जो कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। लोग आइए 3 वीक का प्रोग्राम देखिए, 3 वीक के प्रोग्राम को एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आपको लगता है कि यस, ये वो पर्सन है जो मेरी हेल्प कर सकता है, हुँ, तो आप हमारे साथ आगे जर्नी पे जाइए। अगर आपको लगता है नहीं, ये पर्सन मेरी हेल्प नहीं दम कर नहीं है पाएगा, बंदे में। बंदे में दम नहीं है, तो हमारे पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं फाइंड एक्चुअल में हु आर यू। ठीक है, इट्स ए काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके। वहाँ पे 35-36 क्वेश्चंस होते हैं। हुँ, हर इंसान उनका आंसर देता है और एक एल्गोरिथम उसमें काम करता है जो दुनिया के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ने उस एल्गोरिथम को तैयार किया है। ठीक है। वहाँ से हर इंसान की एक रिपोर्ट जनरेट होती है। हुँ, उस रिपोर्ट के अंदर उस इंसान की पूरी जन्म कुंडली लिखी होती है जो हम सवाल पूछ रहे होते हैं। ठीक है। अगर वो रिपोर्ट उनको लगे कि यस, ये तो सिर्फ मेरी है, मेरी रिपोर्ट है हुँ, ये तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसे ही काम करता हूँ, तो हम लोगों को बोलते हैं कि अब आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आके काम कीजिए। आप जो दिख रहे हैं, हुँ, उसके अंदर 5 तरह के स्टेट दिए होते हैं। 5 तरह के कह सकते हो आप स्टेट ऑफ माइंड, या फिर आप कह सकते हो कि आपके 5 तरह की मन की स्थिति। ठीक है, एक होती है बहुत अच्छी, एक होती है अच्छी, एक ठीक-ठाक, एक एवरेज, एक बिलो एवरेज। ठीक तो है। मैं उस इंसान से पूछता हूँ कि आप अभी अपने आप को कहाँ देखते हो, हुँ, इन 5 स्टेट में से? मेरा ये एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने जितने लोगों के साथ में काम किया है, जितने भी लोगों के साथ में काम किया है, हुँ, बहुत अच्छा स्टेट किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ होता है। अच्छा स्टेट लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, लेकिन 99% लोग गुड और एवरेज स्टेट में जी रहे होते हैं। ओके, और जो एवरेज स्टेट जो है, वो कभी-कभी उनको बिलो एवरेज स्टेट में भी लेके जाता है। ठीक है। अब ये बिलो एवरेज स्टेट ये क्या है? आपने जो बोला अपनी जुबान से हुँ, और आपने उसको 70% मीट कर लिया, ठीक है। गुड स्टेट है। अब जो कह रहे हो, जो कर रहे हो। आपने बोला 50% कर लिया, 50% टाल-मटोल में टाल दिया। हुँ, कभी खुशी, कभी गम। कभी जुदा नहीं होंगे हम। हाँ। नाइस। सो और 30-40% जी, बिलो एवरेज। और आपने जो बोला करा ही नहीं, आप सो रहे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, हुँ। डिस्ट्रक्टिव स्टेट। वो लोग फिर धीरे-धीरे पतन की तरफ जाते हैं। 100 में से कितने लोग डिस्ट्रक्टिव स्टेज में चले जाते हैं आपकी कोचिंग लेने के बाद? डिस्ट्रक्टिव स्टेट में कोचिंग लेने के बाद में कोई नहीं जाता है। कोई नहीं मैं जाता। लोगों को हेल्प करता हूँ डिस्ट्रक्टिव स्टेट से बाहर आने के बाहर लिए। कई मैं बार ऐसा भेजता होता नहीं है हूँ डिस्ट्रक्टिव स्टेट ना में। सक्सेस रेट कितना है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ? ओके, सक्सेस रेट कितना है? तो अभी तक मेरे साथ जितने लोग आए, हुँ, अगर आप हमारा सोशल मीडिया भी देखेंगे और जो हमारे टेस्टिमोनियल्स पड़े हैं वो भी देखेंगे, तो मेरा सक्सेस रेशो जो है हुँ, 100%। 100%। 100%। जो इंसान जिस पर्सपेक्टिव से आया, जिसको जो समस्या की सर मुझे ये हेल्प चाहिए, उसको हेल्प करो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का है बिहार का, जी, नाम नहीं बताऊंगा, इट्स नॉट ए गुड थिंग ऑन सोशल मीडिया। पिछले 6 साल से अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी है उसने, ओके। और वो बोलता है मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा लोगों को पैसा बांटते हैं, फैमिली की हुँ, केयर नहीं करते हैं, मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते हैं, हुँ, मेरी बहन की केयर नहीं करते हैं।
अब पता नहीं कहाँ से उसने मेरे नंबर ढूंढे, कहाँ से नहीं ढूंढे, वो बंदा मेरे से मिलता है। और पिछले दीपावली की बात है, वो मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया मेरे ऑफिस में गुड़गांव। 4 बातें हुई उससे। तो बोलता कि पापा ऐसे हैं, पापा ऐसे हैं, पापा ऐसे हैं। मैंने कहा अपने पापा से लास्ट टाइम कब बात की थी? बोला उस समय बात की थी। मैंने कहा इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बोला पापा जिम्मेवार है। मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया, एक चीज बताई। सपोज करो आप एक बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हो, डेली उस रास्ते पे जा रहे हो, आज उस रास्ते में गड्ढा आ गया, ठीक है। आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्या करोगे? सड़क के इधर उधर बहुत झाड़ वाड़ खड़े हैं, बहुत चीजें खड़ी हैं, क्या करोगे? परेशान रहोगे और या तो तो गड्ढे में गिर जाओगे या झाड़ में घुस जाओगे। तो क्या करोगे आप? सर, गड्ढा भरने की भी कोशिश कर सकते हैं। गड्ढा भरने की कोशिश करने लगी तो गड्ढे में तो सालों लग सकते हैं। हाँ। या फिर आपके पास एक कोई बड़ी मशीन होनी चाहिए जो जल्दी से भर जाए। या फिर सबसे इजी क्या है जो करना चाहिए? पुल बना दो। सर पुल बनाने में तो और भी सालों लग जाएंगे, उससे भी इजी क्या है? रास्ता बदल दो। रास्ता बदल दो। हाँ। अब वहां पे रास्ता कहाँ से बदलोगे? इधर भी झाड़ खड़े, इधर भी झाड़ खड़े, बीच में गड्ढा है। झाड़ काट दो। अब हथियार चाहिए झाड़ काटने के लिए, आप हो। राइट? सो अब क्या करोगे? झाड़ी काटोगे? हम्म। अब जाओगे एक दिन ऐसे 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 करके निकल के पहुंच गए जी। दूसरी साइड, अभी गड्ढा भरा नहीं है। अब दूसरे दिन वहां से शाम को वापस भी आए ऐसे ऐसे करके, फिर आप ऐसे ऐसे करके गए, रास्ता बन गया। जी। या फिर आप क्या करोगे? आप गए ऐसे ऐसे करके, आपको पता लग गया कि यार इस रास्ते में कितने कांटे हैं, कितने झाड़ियां हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है। आप आते समय कोई एक डंडा लेके आ सकते हैं, या फिर आपको एक हथियार लेके आ सकते हैं कि आप आओगे टक 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 झाड़ पे मारते हुए आएंगे, झाड़ को तोड़ते हुए आएंगे, झाड़ को काटते हुए आ जाएंगे, यही करेंगे। जी। यही सेम चीज हम इंसानों की लाइफ में होती है, खास करके रिलेशनशिप में। एक रिश्ते में हम हैं, कोई एक बैरियर आता है, वो गड्ढे के उस साइड है, उस गड्ढे के इस साइड है, ठीक है। रास्ते दूसरे भी हैं, पर झाड़ों को कोई हटाने की कोशिश नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। अगर वो जाएगा भी ना, तो जा करके वहीं पे क्या होगा? बहस होगी, आर्गुमेंट्स होंगे, जी। लेकिन उन झाड़ों को काटने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। उस बंदे ने फोन उठाया, मेरे शर्मा को, फोन उठाओ अभी, अभी 1 मिनट बात करो अपने पापा से आप। उस लड़के ने वहीं से फोन उठाया, अपने पापा से फोन लगाया, बोला पापा गुड इवनिंग। बोला बेटा कैसा है? बोला मैं अच्छा हूँ। बोला पापा घर आ रहा हूँ। बोला आ जा यार, बहुत दिन हो गए तेरे से मिले हुए, मैं तेरे को रेलवे स्टेशन लेने आ रहा हूँ। बोले पापा कल शाम को पहुंच। एक झाड़ था कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ने एक सिंगल उधर से क्वेश्चन पुट अप नहीं किया, बेटा ऐसी क्या मुसीबत आ गई, आपने 6 साल से बात नहीं की, आप मेरे से बात कर रहे हो। आपने बोला बेटा बहुत दिन हो गए बात कर रहे हो, आप आजा, मैं तेरे को रेलवे स्टेशन लेने आ रहा हूँ। ठीक है। लड़का चला गया बैग उठा के दूसरे दिन। आज तक वो लड़का वापस नहीं आया घर से। घर ही है। घर है। मैंने उसको एक दिन फोन किया एज ए कोच, तो बिजनेस कर रहा हूँ सर, मुझे भी तो कुछ सपोर्ट चाहिए होता है ना। मैंने कहा क्या चल रहा है? बोला बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना के भेज दो। बोला मैं भेजता हूँ आपको। ओके। वो इतना इंटेलिजेंट, इतना शार्प लड़का, सिर्फ एक बैरियर की वजह से वो किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है। लो कर रहा है, बीच में छोड़ के बैठा है। बीटेक स्टार्ट करा, बीच में छोड़ के बैठा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो भी बीच में छोड़ के बैठा है। और अभी उसने अपना एग्जाम क्लियर करके एक कोई ऑफिस, यूपी गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिसर गवर्नमेंट की जॉब लेकर के बैठा है विद इन ईयर। और अभी आपकी कोचिंग में अंडर है आपके? खत्म हो गया, खत्म हो गया। पिछली दीपावली पे लास्ट दिन था जब वो मेरे पास मिलने आया था। दीपावली से 2-3 दिन पहले की बात है। तो उस दिन वो लास्ट दिन था, मैंने उसको बुलाया इसीलिए था कि क्या सक्सेस है, क्या मिला आपको, क्या सीखा आपने। तो वो आपको करना ऐसा है, लगता है कि सब कुछ दिमाग से कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ मानसिक है, यहाँ बहुत क्लटर फंसे यही हुए हैं? प्रॉब्लम है कि हम ये सोचते हैं कि दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। हम ये सोचते हैं कि सारा कुछ दिमाग ही चलाता है। दिमाग से निकल के ना एक बार यहाँ दिल में आकर के बैठो। दिक्कत यहाँ है। दिक्कत यहाँ है, यहाँ दिक्कत नहीं है। ये आपको उलझा देता है। जब यहाँ से आवाज आती है ना, वो आपकी सच्ची आवाज होती है, दिल की आवाज होती है। अच्छा, आप खुद टॉक्सिक लोगों से कैसे निपटते हो? बहुत सारे नेगेटिव लोग आते होंगे। आते हैं,
क्या क्या बात ही नहीं करता, नहीं? दूर रख लेता हूँ, दूरी बना लेता हूँ। लेकिन आप अब ऑब्वियस है ऐसे बिज़नेस में उन लोगों को टैकल तो करना पड़ेगा। हाँ, तो जो क्लाइंट आते हैं उनको एज़ ए क्लाइंट हैंडल करता हूँ। जो मेरे मेंटीज़ आते हैं उनको एज़ ए मेंटीज़ हैंडल करता हूँ। पर हर कोई मेरा मेंटी नहीं है ना। ओके। 4 लोग होते हैं, अड़ोसी-पड़ोसी लोग होते हैं, वो भी बोलेंगे ये पता नहीं क्या करता है, क्या नहीं करता रहता है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। आपने खुद कहाँ से लाइफ कोचिंग सीखी है? मैंने वैसे तो बहुत टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ। जाने-अनजाने में लोगों को बहुत हेल्प करी है। ठीक है। बट प्रोफ़ेशनली मैंने इसको 2021 से स्टार्ट किया। ओके। 2021 में पूरी दुनिया कोविड जब आया था, सेकंड वेव में जब कोविड आया, पूरी दुनिया परेशान थी कि कोविड आ गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग जी गए। मैं कहता हूँ कि वो एक अपॉर्च्युनिटी थी। मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी बन के आई वो। उस टाइम पे मैंने अपने आप को खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। मैं कुछ 8 से 10 महीने में घर रहा हूँगा। मैं सुबह उससे पहले सुबह घर से निकलता था 8 बजे, हुँ। शाम को 10-11 बजे घर पहुँचता था। हुँ, हुँ। 15 से 17 घंटा काम करता था। उसमें से 8 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में जाते थे। उसके बाद में घर जाके बच्चों की कंप्लेंट, बीवी की कंप्लेंट, पेरेंट्स की कंप्लेंट और सबसे बड़ी कंप्लेंट सबकी क्या है, ये लड़का संडे घर रहता है, पूरे दिन सो के बिता देता है। कुछ करता ही नहीं है। मम्मी-पापा की कंप्लेंट, लड़का शाम को 11 बजे घर आता है, कभी पूछता नहीं कि आप कैसे हो? हाँ, आता है घर में, खाना खाता है, सो जाता है। सुबह उठता है 5 बजे चला जाता है। बच्चों की कंप्लेंट कि अब घर में घुसता है डैडी तो भी हम सोते रहते हैं, जब सुबह घर से निकलता है तो भी सोते रहते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे डैडी हैं कहाँ? बीवी की कंप्लेंट कि ये इंसान मेरे को टाइम ही नहीं देता है। जब मैं वो घर रहा, तो मुझे हर इंसान को पढ़ने का, घर में जो है ना, जो आपके आस-पास के लोग हैं, हर इंसान को पढ़ने के लिए मुझे मौका मिला। ओके। और मैं पहले समझता था कि दिस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी कि मुझे बीवी की केयर करनी है, बच्चों की केयर करनी है, माँ-बाप की केयर करनी है। हाँ, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, ये मेरी ज़िम्मेवारी है। लेकिन आज ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं। अब क्या सोच है आपकी? अब सोचता हूँ कि मुझे इन लोगों के साथ रह कर के, इन लोगों को काम कर कर के, इन लोगों की मदद करके मुझे मज़ा आता है। मुझे खुशी मिलती है। जो मैं आज भी वही कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था हाँ, और वो लोग भी वही कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने एक बर्डन लेके रखा हुआ था, वो बर्डन मेरा उस कोचिंग की वज़ह से निकल गया, छूट गया वो। उसने मेरे को ये हेल्प करी। ओके। और जब मुझे ये चीज़ समझ में आई ना, इतनी छोटी-छोटी चीज़ें आदमी को इतना बोदर कर सकती हैं, इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से इतनी आसानी से निकला जा सकता है, तो बस फिर लोगों को हमने भी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। उसको एक अच्छे मेंटर से मिल गए। हुँ, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही पॉपुलर कोच है। हिज़ नेम इज़ अरफ़ीन खान। बिग बॉस में आए थे। बिग बॉस में भी आए थे हाँ, हाँ। और उन्होंने एक मूवी भी करी है और इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है। जी। बहुत बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके साथ में काम कर रहे हैं। उनके साथ रहते हुए बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत सारे ऐसे टीवी स्टार्स हैं, कुछ बिग बॉस फेस भी हैं, कुछ रोडीज़ फेस भी हैं, जिनके साथ काम करने का मौका मिला। आपने किया है पर्सनली? हाँ, सो बस उन्हीं के सानिध्य में और उनके बताए हुए रास्ते पे उन्होंने जो सिस्टम जो बिल्ड किया है ना, हुँ, उस सिस्टम को फॉलो कर, ओके। एक सिस्टम है। तो आरफ़ीन खान आपकी जीवन के मूलाधार रहे, हाँ, लाइफ कोचिंग के। ऑब्वियसली। लाइफ कोचिंग का नहीं बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई मेंटर नहीं रहा। हुँ, मेरी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे फर्स्ट और लास्ट मेंटर वही है। उससे पहले जो किया ना, अपने खुद की समझ से किया। मेंटर आने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए? चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया। मैंने जैसा अभी आपको बताया ना, पहले हुँ, फैमिली को समझता था मेरी ये ज़िम्मेवारी, मेरी लायबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी लायबिलिटी है। अब मुझे लगता है कि मुझे इनके साथ रह के, इनके साथ काम करके, इन लोगों की मदद करके मुझे खुशी मिलती है। ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया। जब ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलता है ना, ज़िंदगी ऑटोमैटिक बदलना स्टार्ट हो जाती है सर। ओके। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप 5 बुक लिख चुके हैं। पहली बुक कब लिखी, क्यों लिखी, उसकी प्रेरणा क्या थी? सर ये बहुत मज़ेदार किस्सा है और मेरी पहली बुक का ना नाम भी बड़ा मज़ेदार है। सो मेरी जो सारी बुक्स है ना, वो नॉन फिक्शन बुक्स है। ठीक है। नॉन फिक्शन मतलब कि किसी न किसी की जीवन पे आधारित बुक्स हैं। रियल घटित स्टोरीज पे वो बनी हुई है।
तो मेरी पहली बुक का नाम है लंगोटिया यार, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ठीक है। टाइटल लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार। ओके। और वो मेरे जितने बचपन के दोस्त हैं ना, हाँ, उन्हीं के आसपास है वो, ठीक कि है। कैसे खेले थे, कैसे बचपन बिताया था, कैसे एक दूसरे के साथ रहते थे। आज भी जब हम मिलते हैं ना, हाँ, तो कैसे वापस से सारी, कोई चाहे किसी भी काम में बिजी हो, सब छोड़ छाड़ करके ना कैसे हम वापस से बच्चे बन जाते हैं इतनी 35-40 साल की एज में आने के बाद में। एवरीवन सब ऐसे हुँ, बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। पहली बुक लंगोटिया यार, हुँ, दूसरी बुक है मेरी अनुभव सागर। ठीक है। अनुभव सागर एक ऐसी बुक है कि जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव करे, जो चीजें मैंने देखी हैं, जो चीजें सीखी हैं, वो एक इट्स कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, हुँ, कि उसमें बहुत सारे लोगों की स्टोरीज है कि किस तरह की चीजें कैसे रिएक्ट करती हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, वो बहुत मजेदार किस्सा है। हुँ, जिस दिन लॉकडाउन लगा था ना, शायद 22 मार्च या 23 मार्च के आसपास की बात है, उससे 2 दिन पहले सैटरडे था। ठीक है। सैटरडे मेरा हाफ डे होता था, मैं गुड़गाँव में एक हॉस्पिटल में नौकरी करता था। मैं हॉस्पिटल से अपने घर जा रहा था, एक दिल्ली से एक ट्रेन जाती है बरेली एक्सप्रेस, मैंने बरेली एक्सप्रेस में मैं चढ़ा वहाँ से। हुँ, 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 और जैसे ही बरेली एक्सप्रेस में चढ़ा, तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो डोर है वहाँ पे, जो ट्रेन का डोर है, वो बहुत ज़ोर से चूँ-चा आवाज़ कर रहा था। जैसे हुँ, ट्रेन की स्पीड बढ़ रही थी, वैसे उसकी नॉइज़ बढ़ रही थी। हुँ, वहीं से मैंने देखा कि एक आर्मी का जवान भी चढ़ा था अपनी फैमिली के साथ में। जी। तो वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे। उसने बोला, आर्मी के जवान ने बोला, भाई साहब बहुत आवाज़ कर रहा है ये, इसका कुछ करते हैं। जो वहाँ पे एक बंदा था, हुँ, उस बंदा वहाँ से स्टार्ट हो गया, भाई साहब गवर्नमेंट ये करती है, इतना पैसा लेती है, दरवाजे ठीक से नहीं कर सकती, हुँ। गवर्नमेंट ने ये किया है, ये किया है। उसको देख कर के मुझे ये समझ में आ गया, ये भाई रात भर से परेशान है, ये रात भर ठीक से सो नहीं पाया। तो उसी समय हुँ, मैंने एक दूसरी चीज़ नोटिस करी। इस कन्वर्सेशन के बीच में वो जो आर्मी मैन जो था, उसने हाँ, अपना बैग खोला, उसने एक कोकोनट ऑयल की बोतल निकाली और और वो डाला। दरवाजे पे जाकर के उसको ऐसे-ऐसे करके सब आगे-पीछे करके उसमें जगह-जगह करके उसने कोकोनट ऑयल डाल दिया। ठीक है। और उसका रिजल्ट ये था, अगली 10 से 15 मिनट बाद में वो जो कर आवाज़ जो थी ना वो खत्म हो गई। इट्स अ स्टोरी। हाँ, अब इससे लर्निंग्स क्या है? मेरी जो लर्निंग्स मैं अपनी बताता हूँ कि अगर ये इतना काम वो सामने वाले बंदे ने किया होता, हुँ, या उसने एक कंप्लेंट कर दी होती रेलवे के नंबर पे कि ये डोर ऐसे-ऐसे परेशान कर रहा है मुझे, तो शायद उसकी रात भर की नींद खराब नहीं होती। हुँ। तो जो कंप्लेंटिंग है ना, जो हम करते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये किया, उससे बाहर निकलो, एक्शन लो। उससे बाहर निकलो। एक्शन भी नहीं ले सकते तो आप आराम से शांत रहो। क्यों करनी है कंप्लेंट? क्यों करनी है? हाँ, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है ना कि यूनिवर्स को जो हम भेजते हैं वो हमारे पास लौट के आता है। हुँ। पूरी दुनिया यही बोल रही है। एवरी एक्शन इज़ इक्वल अपोज़िट रिएक्शन। करेक्ट। और जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये बोलता सभी है ना? लॉज़ यही कि कहते हैं। आप जो जिस तरह की अफ़र्मेशन से जिस तरह की एनर्जीज़ आप वर्ल्ड में भेजते हो, यूनिवर्स में भेजते हो, वही यूनिवर्स आपके पास लौट के आती है। ठीक जब है। आप कंप्लेंटिंग भेज रहे हो तो कंप्लेंटिंग लौट के आएगी। वो बंदा एक सॉल्यूशन वाला बंदा था, जाके उसने सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन मिल गया, आराम से आज मज़े की नींद सोया होगा वो। हुँ, तो इस तरह की कुछ स्टोरीज़ हैं जो कलेक्शन से जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जिन्होंने मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। मैंने उस दिन उस स्टोरी से एक चीज़ सीखी थी, आज के बाद में किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करनी है, हुँ। सॉल्यूशन ढूँढना है उसका। एग्ज़ैक्टली नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है आप सभी लोगों के लिए। कंप्लेन करते हुए पूरा जीवन निकल जाता है हमारा। पहले हमारी कंप्लेन माँ-बाप से होती है, फिर स्कूल में होती है, फिर कॉलेज में होती है, फिर जॉब में होती है, फिर कंपनी ओनर से रहती है, फिर एमडी, वीपी खराब हैं, फिर बॉस खराब है, सर्कल खराब है, पेरेंट्स भी खराब हैं, बच्चे भी खराब हैं, फिर आखिरी में हॉस्पिटल खराब है, डॉक्टर खराब हैं और फिर ऊपर फिर पता नहीं कौन चलो खराब अभी आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं। है। जी, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, हाँ हम जी, सुबह से बात कर रहे हैं कि जी। शाम को बैठेंगे, बैठेंगे, बिल्कुल, बैठेंगे, मैं बिल्कुल, स्टूडियो आ बिल्कुल। रहा हूँ। मैं निकला घर से, जी, गाड़ी खराब, ऑन रोड चलती हुई गाड़ी। मैंने किसी को गाली दी, नहीं। मैंने उसका सॉल्यूशन ढूँढा। मैंने आपको फ़ोन किया हुँ, कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप घर जा सकते हैं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जी, मैं उसको फिक्स करने के लिए इंजीनियर बुला रहा हूँ। ऐसे ही हो रहा है। या तो मैं वहाँ पे खड़ा होकर के आपको बोल सकता था, ध्रुव मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, ये गाड़ी मेरी ऐसी दे दी, गाड़ी मेरे को ऐसी दे दी, मेरी गाड़ी में ये हो गया, मेरी गाड़ी में ये हो गया। या जी, मैंने उसको सॉल्यूशन पे काम किया।
मैंने हम्म। आपके टाइम की कदर करी और मैंने दूसरा सॉल्यूशन पे काम किया, सॉल्यूशन हुआ। ठीक है। मैंने आपको बोला क्या ध्रुव हम अभी मिल सकते हैं, अभी आ सकते हैं। जी। दिस इज ऑल गोइंग हैपन टुडे हम लोगों के साथ। राइट। और मैं तारीफ करूंगा क्योंकि आप भी एक्टिव पर्सन है। आपने बोला सर आ जाइए, जब भी आएंगे तभी कर लेंगे। ऑब्वियस है सर, देखिए अगर हमने कोई चीज शुरू करी है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मेरा पर्सपेक्टिव ये रहा है हमेशा कि अगर हमने कोई चीज सोची और शुरू करी है, देन फिर घड़ी नहीं देखनी है, फिर अपनी चीज को खत्म करना है, एंड करना है, उसको एंड गोल तक लेके जाना है। आप ऐसे नहीं गिव अप कर सकते हो कि अरे बहुत टाइम हो गया, अब तो नहीं कर सकते हैं, दिस इज माय सेट ऑफ रूल्स। और जो वो वर्क लाइफ बैलेंस या अब टाइम हो गया घर जाना है घड़ी देख के, वो सब नहीं है मेरी लाइफ में। दिस इज एग्जैक्टली मी। मुझे दिन और रात दिखाई नहीं देता, मुझे मेरा गोल दिखाई देता है कि हाँ ठीक है भाई, वो छोटा है बड़ा है डजंट मीन। बड़ा गोल पार पार करने के लिए पहले आपको छोटे गोल पार करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली। और आप जैसे मेरी जो जॉब है, एंड दिस इज ऑल ऑफ यू मैसेज, जो आप लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। आप किसी भी गेस्ट से मिलते हो, उनसे कुछ सीखते हो, अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो, अपने क्वेश्चनों का जवाब ढूंढते हो, एंड इन बिटवीन आपके प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिलता है। चाहे वो कोई कोच है, मेंटोर है, एस्ट्रोलॉजर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, लॉयर है, कोई भी है। तो हमारा कोशिश यही रहती है कि हम कुछ सीख के जाएं आपसे। एंड दिस इज द मेन गोल ऑफ मी के धीरे धीरे लर्निंग बढ़ रही है। देखो आज मुझे आपसे सीखने को मिला कि कंप्लेन नहीं करनी है, सोल्यूशन पर फोकस करना है। एंड जो घर पे सो रहे हैं अभी, वो मेरी लायबिलिटी नहीं है। मुझे मजा आ रहा है उनको रिस्पॉन्सिबल उनके लिए काम करके पैसे कमा के। तो दिस इज अ मेन लर्निंग जो अभी तक तो हम ले चुके हैं, एंड लॉट्स ऑफ लर्निंग अभी बाकी है दोस्तों, बने रहना पूरे पॉडकास्ट में। तो मुझे आपसे अब पूछना है कि पहले तो आप बिल्कुल टाइम नहीं देते थे फैमिली को, अभी टाइम देते हो? ऑब्वियसली देता हूँ सर। आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। जी। ये ये सभी के लिए है, मैं सबको पूरी ऑडियंस को बोलना चाहूंगा ये चीजें। मैं मेरी शादी के 13 साल तक कभी मेरी वाइफ के साथ ना मार्केट नहीं किया। कि मैं इतना वर्कहोलिक था कि मेरे लिए सब काम ही काम था, काम ही काम था। इनफैक्ट मैं अपनी शादी का हनीमून बनाने आफ्टर 13 ईयर गया। ओह माय गॉड। और उसके बाद में पिछले 4 सालों में हाँ। मैं कम से कम 40 जगह विजिट कर चुका हूँ इंडिया में विद माय फैमिली। तो अभी मैं इतना टाइम देता हूँ अपनी फैमिली को। अब फैमिली मेरे से दूर भागती है कि जब भी देखो ये करते हैं, चलो वहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, चलो आज ये करते हैं, आज ये करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैमिली को टाइम देना। ऑब्वियसली जब आप फैमिली को टाइम देते हो तो देखिए, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनको थैंक यू बोलूंगा कि मेरे को एक इतनी अच्छी फैमिली दी है। हम्म। अच्छी वाइफ है, अच्छे बीवी बच्चे हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बताया कि आपको ये करना है। हम्म। कभी उन्होंने मेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। लेकिन दिस इज वो गुड फॉर। चीजें मैंने सेट करी कि हम्म। मुझे इनको ये देना है, मुझे इनको ये देना है। मैंने अपना बर्डन खुद अपने ऊपर पाल लिया। तो इज दैट गुड और बैड? इज दिस गुड? बैड कैसे हो सकता है? अगर अंडरस्टैंडिंग कब बढ़ती है? जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते ठीक है। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाने का क्या किस्सा है, ये कब मन में आया? हो। ओके, सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी ये हम पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, हम्म। उनका एक इनिशिएटिव था कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम हो। तो सूरत में एक ट्रस्ट चलता है विकास ट्रस्ट के नाम से। ठीक तो है। इट्स ए टीम वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके। तो वहाँ पे हमने 313 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इट्स ए लॉन्गेस्ट स्पीच रिले इन द वर्ल्ड। ओके। कि 313 स्पीकर्स ने कंटिन्यू अपनी स्पीचें दी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। और इट्स ऑल अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, हम्म। ऑल अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिया, कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है और क्या नई चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए चल रही हैं, और कैसे वो चीजें आगे जाके हेल्प कर रही हैं लोगों को, और देश अभी कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। ठीक है। तो उस चीज के बारे में था, और उन्हीं के सानिध्य में हमने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ अटेम्प्ट किया था श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य आजकल लोग कंटेंट देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर उनका नाम है, जो थोड़ी महंगी घड़ी, महंगी गाड़ी रेंट पे लेके या ओन करते भी हैं।
और लोगों को दिखाते हैं कि दैट आई एम टेकिंग ऑल दिस थिंग्स इन 3 ईयर और 4 ईयर और आई हैव नाउ लिम्बोर्गिनी, फरारी एंड पेंट हाउस एंड ब्ला 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 विला एंड ऑल। तो हमारे जो नए यूथ है, जो आपको पता है इंडिया में अभी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिनके लिए 20,000 30,000 का कोई कोर्स लेना या कोई सेमिनार अटेंड करना इट्स अ बिग चंक। तो वो उनकी तरफ एकदम इन्फ्लुएंस होके और उनके लाइफ़स्टाइल को देख के उनकी तरफ जाते हैं। तो आप उनको क्या बताना चाहोगे कि इज़ दैट वो सही जा रहे हैं उस रास्ते पर या उनको वो नहीं ये फ़ेज़ देखना चाहिए जो स्ट्रगल करके इतनी दूर आया है? ओके। सर देखिए, मैं फिर से ये कहूँगा आपको कि काम कोई भी सही या गलत नहीं है। जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनका काम है, अपने काम को कर रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव से काम को कर रहे हैं। जो उसको देख रहा है, ठीक है। जो चीज़ आप देख रहे हो और आपके लिए वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है और आपके लिए अच्छी चीज़ है, वही चीज़ मेरे लिए खराब है। तो ये तो मैटर करता ही नहीं है कि जिसने कंटेंट क्रिएट करा, हुँ। कि वो हर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस होना, इट्स माय चॉइस। नहीं, जैसे मैं अब आपको देख रहा हूँ, एकदम आप सिम्प्लिसिटी का रियल एग्ज़ाम्पल हो, कि भाई एक शर्ट पहनी, एक पैंट अपने नॉर्मल लोग हैं हम लोग, एक वॉच पहने हुए हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा ऐसी एसेट्स नहीं दिखा रहे, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएँ। लोगों को लगता है कि यार लाइफ़ में खुद तो कुछ अचीव करा नहीं होगा इन दोनों ने और हमें ज्ञान देने आ गए हैं। सर देखिए, ये दुनिया का पर्सपेक्टिव है, आप दुनिया का पर्सपेक्टिव नहीं बदल सकते, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला, पर्सपेक्टिव आप उसी का बदल सकते हो जो अपना पर्सपेक्टिव बदलना चाहता है। हुँ। जिसने पर्सपेक्टिव ये रखा है, उसका पर्सपेक्टिव यही रहेगा जब तक वो किसी की हेल्प नहीं लेगा, जब तक उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। मेरा भी पर्सनल मानना यही है। मैं तो जो लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं या मैसेज देते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि ब महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करा दिया था और धोती पहन के घूमते थे आदि। और चाहते तो देश उनका ही था, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, बापू बन गए देश के, राष्ट्रपिता हैं हमारे। लेकिन उन्होंने कोई महँगी रोलेक्स की घड़ी नहीं दिखाई। तो सिम्प्लिसिटी में जो मज़ा है और जो इंसान सिंपल है, वो आपसे आपको लूटने नहीं आ रहा है, आपको गाइड करने आ रहा है। लेकिन जगत सर एक क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, जैसे आप तो स्ट्रगल करके इतनी दूर आए हो, आपने देखी हैं वो सारी चीज़ें। जिस बंदे ने स्ट्रगल ही नहीं करा, वो लाइफ कोच बन सकता है? सर देखिए, ये इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रगल, इट्स ऑल अबाउट द कि लोगों तक कैसे पहुँचना चाह रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी लाइफ के आउटकम्स क्या है। अभी लाइफ कोचिंग को ना लोगों ने इसको बिज़नेस भी बना के रखा हुआ है। हुँ, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते इसीलिए हैं कि चलो हम हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अपने पास ज्ञान है दूसरे लोगों को बाँट करके, दूसरे लोगों को हेल्प कर कर के अपना एक बिज़नेस बना लेंगे। इट्स अ गुड थिंग। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है अभी इंडिया में। जो इंडस्ट्री यूएस, यूके, कनाडा के अंदर आज से 10 साल, 15 साल फेस में जो था, आज उस फेस में इंडिया है। हुँ, लोग आ रहे हैं, अच्छी चीज़ है और कर सकते हैं। आप ही का फ़ायदा है। सबका फ़ायदा है। मार्केटिंग हो रही है। अच्छा रिलेशनशिप के ऊपर मुझे थोड़ा-सा आपसे गाइडेंस लेनी है। आजकल लोग कई तरीके की रिलेशनशिप आ गई है। ओपन रिलेशनशिप है, कमिटेड हैं और लिविंग में भी रह रहे हैं। बेस्ट क्या मानते हो आप एज़ इन करियर के बेहतर बनाने के लिए बेस्ट रिलेशनशिप ऑप्शंस क्या हैं? सर वापस से फिर देखिए, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। मैं किस तरह की रिलेशनशिप पसंद करता हूँ, हुँ, किस तरह के लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ, ये इट्स माय चॉइस। उसपे किसी के बैरियर्स नहीं है। ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप आपके अकॉर्डिंग ठीक है? मैं कैसे बता सकता हूँ सर? मेरे लिए अच्छी नहीं है। अच्छा। अगर मेरी वाइफ़ को पता लग गया कि मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने वाला है, मेरा मर्डर कर देगी। मेरे लिए अच्छी नहीं है। मेरी फैमिली से मैंने वो नहीं सीखा है। मैंने वो देखा नहीं है। नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो मेरे लिए अच्छी नहीं है। मैं ओके। दूसरे को कैसे बता सकता हूँ सर अच्छी है, बुरी है? हाँ। ठीक है? अगर कोई मेरे पास आता है तो फिर मैं बता दूँगा उसको कि अच्छी है, बुरी है। उसकी क्या हुँ, सिचुएशन है, कहाँ से गुज़र रहा है, किस चीज़ों से गुज़र रहा है, राइट? देखिए, आने वाले 5 सालों में ना 5 सालों में ये चीज़ें ऐसे जाएँगी। ड्रग्स यहाँ होगा, गैम्बलिंग ऐसे जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की बात करूँ ऐसे बढ़ेंगे। तो देश को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत है कि लोग आगे आएँ, लोगों को हेल्प करें और इट्स ए गुड थिंग्स
कि आज एक ये इंडस्ट्री है, लाइफ कोचिंग इंडस्ट्री जो है, कोचिंग इंडस्ट्री जो है, ये इंडिया में ग्रो कर रही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, पैसा या स्किल? है। स्किल्स, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ड्रीम्स या फैमिली? ड्रीम्स, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फैमिली या पैसे? फैमिली। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक स्टेटस है, जो जगत सर लोगों को बता रहे हैं कि ड्रीम्स को भी चेज़ करते हुए, फैमिली को साथ रखते हुए, पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है। पैसे को कमाया नहीं जाता, पैसा खुद आता है आपके पीछे-पीछे। आप लगभग 1 महीने में कितनी बुक्स पढ़ लेते होंगे आज अमूमन? 2 से 3 2 से 3? डिपेंड ऑन द टाइमिंग। क्या फ़ायदा होता है बुक्स पढ़ के? नॉलेज मिलती है, एक समझ मिलती है और जो कंटेंट जो वहाँ से मिलता है, उससे ये समझ में आता है कि ज़िंदगी में चीज़ें वही घटित होती हैं जो कि लिखी गई है। अच्छा, बुकों को आजकल एक फ़ैशन भी हो गया है, बुक लिखना मतलब ब्रांडिंग हो गई, ठीक है, मैं राइटर, मैंने बुक लिखी है। आपको लगता है ऐसा? सच-सच बताना सर। देखिए, हाँ, ऑब्वियसली ऐसा होता है। ऑथॉरिटी, लेगेसी, क्रेडिबिलिटी के लिए बुक लिखना चाहिए। आपको नहीं मालूम है कि आज आप ये काम कर रहे हो, आपकी स्ट्रगल स्टोरी कितने लोगों को मालूम होगा, मुझे ये बता दीजिए आप। एक को भी नहीं। अगर आज आप अपनी स्टोरी लिखते हैं हुँ, कि आप कहाँ से कहाँ शुरुआत करके कहाँ पहुँचे। अगर आपकी बुक 100 लोगों तक भी पहुँची, 200 लोगों तक भी पहुँची, अगर उनमें से किसी एक इंसान की ज़िंदगी आपकी आपकी बुक ने ट्रांसफ़ॉर्म करी, यार हुँ, अगर ध्रुव कर सकता तो मैं क्यों नहीं? अरे एग्ज़ैक्ट ये मेरी कहानी है जो ध्रुव ने लिखी है यहाँ पे। मैं अभी इसी दौर से गुज़र रहा हूँ। अगर एक इंसान की ज़िंदगी भी बदल गई वहाँ से, तो क्या आपका बुक लिखने का ऑब्जेक्टिव जो था वो फुलफ़िल हो पाएगा? एग्ज़ैक्ट 100%। क्या आप ऐसे बैठ कर के या टीवी वीडियो चैनल के माध्यम से या फिर आप दुनिया छोड़ के चले गए किसी भी वजह से आपका तो क्या उसके बाद में आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे? क्या हुँ, उसके बाद में आपकी स्टोरी लोगों की लाइफ़ इम्पैक्ट करती रहेगी? हुँ, अगर बुक होगी तो डेफ़िनिटली करती रहेगी, ठीक है। राइट? अभी इतने सारे उपन्यास हम पढ़ते हैं, ठीक है? मुंशी प्रेमचंद जी के पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा जी के पढ़ते हैं, वो हैं क्या हुँ, दुनिया में? नहीं, लेकिन दुनिया आज उन उपन्यासों को पढ़ के इन्फ्लुएंस होती है, नहीं होती है? बिल्कुल। रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है आपने? हाँ सर। अगर जो उसके ऑथर हैं, अगर वो लोगों से मिलने निकलते, अपनी कहानियाँ सुनाने निकलते या वेबिनार, सेमिनार के थ्रू कहानियाँ सुनाते, जी, तो क्या उनकी वो बुक या उतनी ज़िंदगियाँ ट्रांसफ़ॉर्म हो पाती जितना बुक के थ्रू उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया है? कभी नहीं। तो आप कैसे हेल्प करते हो बुक लिखने में? बेसिकली हम उन लोगों को हेल्प करते हैं जो नॉन फ़िक्शन कैटेगरीज़ के जो ऑथर्स बनना चाहते हैं। ठीक है। जिन लोगों के पास एक स्टोरी है, जिन हुँ, लोगों के पास एक कहानी है और दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर द वर्ल्ड, हाउ टू रीच आउट द मोर पीपल्स, तो हम उन लोगों को हेल्प करते हैं उनकी बुक लिखने से, हाउ टू राइट, हाउ टू पब्लिश, हाउ टू सेल, हुँ। हाउ टू रीच मोर पीपल्स। तो कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज़ आपकी, जो आपने हेल्प करी हो, जो आज आप कैमरे पर बताना चाहें? बहुत सारे हैं सर। मैं मुंबई की एक लेडी को जानता हूँ। हुँ, वो उन्होंने मेरे को रीच आउट करा कि सर मैंने एक बुक लिखना स्टार्ट कर रखी है और पिछले 4 साल से लिख रही हूँ मैं। ठीक है। मैंने कहा कितने लिखे? बोले सर अभी तक 4 ही पेज लिखे हैं। मैंने कहा 4 तो साल में 4 आप में लिख क्यों नहीं पा रही हैं? हुँ, बोली जब भी मैं लिखने बैठती हूँ ना मुझे थोड़ी देर बाद में नींद आना शुरू हो जाती है। ओके, तो हमने उसको एक पूरा प्लान करा कि अगले एक डेडलाइन के साथ में आपकी इस डेट को आपकी बुक पब्लिश करेंगे ठीक है। और हमने उसका अनाउंसमेंट करा दिया पब्लिकली सोशल मीडिया पर हर जगह। जो बुक लिखने बैठती थी जिसको नींद आती थी, हुँ, अब उसको इसलिए नींद नहीं आ रही है, तो बुक पब्लिश हो मेरी रही है। बुक पब्लिश हो रही है। खुद नहीं सो रही है और मुझे भी नहीं सोने दे रही है। सर मैं यहाँ पे स्टक हो गई हूँ। सर अब क्या करूँ? सर इस कंटेंट क्या करूँ? सर इतने चैप्टर मैंने लिख लिए हैं। सर इतना चैप्टर के अंदर इतने सब चैप्टर मैंने लिख लिए हैं। सर मेरा अभी स्ट्रक्चर ही इस लेवल पे आ गया है। सर मुझे स्ट्रक्चर ऐसे कैसे करना है? हुँ, सर मुझे और नया कंटेंट रिसर्च कैसे करना है? सर मेरा ये कंटेंट लग गया मुझे इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है? इसको नई फॉर्म में कैसे लेके जाना है? और विदिन वीक शी पब्लिश्ड हर बुक और आज वो अमेज़न पे अवेलेबल है। आप जाइए और उस ऑथर की बुक आप सर्च कीजिए
3D, ड्रीम डेयर एंड ड्राइव। 3D। 3D, ड्रीम डेयर एंड ड्राइव, अमेजोन पे अवेलेबल। जगत सर कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि बहुत कम शब्दों में आप इनके जवाब दें। सर कंट्रोवर्सी बहुत है, वैसे ऐसे सवाल मत पूछना जो कि मुझे लोग बाहर निकालना मुश्किल कर दे। बहुत आसान है, आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। एक फेक चीज जो इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा चुभती हो, आपकी इंडस्ट्री। लोगों को एडवाइस देना, हर कोई बोलता है कि मैं कोच हूँ कोच हूँ कोच हूँ, फिर लोगों को सलाह देते हैं। एक ऐसा कोई कोच या मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको लगता है बहुत ओवररेटेड है। ऐसा तो मुझे कोई भी नहीं लगता, पर मैं बिंद्रा जी के बारे में कभी बोल सकता हूँ। विवेक बिंद्रा जी। अगर आप अपनी किसी स्टेटमेंट पे पछताते हैं तो वो कौन सा स्टेटमेंट होगा? मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो मुझे पछताना पड़े उस चीज पे। बोल कब दिया सो बोल दिया। कभी आपने किसी क्लाइंट से कहा है कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, जाओ? वो सारे लोगों को कहता हूँ। क्यों? जो लोग आते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और फिर वो वही करते हैं जो कि पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। जो सिस्टम को फॉलो करने के लिए दिया जाता है, जो सिस्टम उनको करने के लिए दिया जाता है, अगर उसको नहीं कर रहे तो भाई दे आर इन माई सिस्टम। कोई हेल्प नहीं कर पाएगा भैया, आपको भगवान भी जमीन पे आ जाए वो भी उनको हेल्प नहीं कर पाता है। तो मैं तो एक इंसान हूँ सर, मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा उन लोगों को? जब हमारे पास लोग आते हैं ना, उनके पास एक चीज होनी चाहिए सिर्फ, कि उनके ख्वाहिश उनके पास होनी चाहिए, एक चाह उनके पास होनी चाहिए कि आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, आई वांट टू चेंज माई लाइफ। ओके। और अगर सोशल मीडिया ना हो आपकी लाइफ में, तो क्या आप ये बिजनेस ऑप्ट रखेंगे या हटा देंगे? चलता रहेगा सर, जरूरी थोड़ी है सोशल मीडिया से बिजनेस चलेगा, विदाउट सोशल मीडिया भी चलता है। मेरे पास, मैं जितना बिजनेस करता हूँ मैक्सिमम मेरे पास तो भी रेफरल बिजनेस होता है। मेरे टोटल? सोशल मीडिया पे आप कभी एड्स नहीं देखेंगे। नहीं, मैंने तो नहीं देखे सीरियसली। कोई नहीं देखेगा सर, कोई बताए कि हमने आज तक सोशल मीडिया पे जगत के पेड एड्स देखे? कभी नहीं चलाते। टोटल रेफरल। टोटल ऑर्गेनिक आता है, टोटल रेफरल आता है। तो जगत सर, इट्स वाज नाइस टॉकिंग टू यू। मैं बस लास्ट में आपसे यही कोशिश करूंगा कि हमारे सारे भारतवासी जितने भी यूथ है, नए बच्चे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? यार इतना ही कहना चाहूंगा, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपना सर्किल ठीक रखिए। आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे और आपका सर्किल ठीक होगा ना, तो जिंदगी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। कभी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। एंड थ्रू द जगत सर मैं भी एक मैसेज देना चाहूंगा सारे यूथ को, बच्चों को जो अभी नई उम्र में है। सब कुछ कर लो, सब कुछ एक बार टेस्ट करके देख लो कि ये चीज खराब है या सही, बस थोड़ा नशे से दूर रहो, वो बहुत ही खराब चीज है। वही एक ऐसी चीज है जो आपको अंधकार में ले जा सकती है। एंड अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करना है। जगत सर से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो, उनसे अपनी एक डिस्कवरी कॉल बुक करना चाहते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट, कंप्लीट एड्रेस, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे भी आप रीच आउट कर सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू सो मच सर, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।